नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। मॉनसून बीतने को है, लेकिन अभी भी देश के कई इलाके बाढ़ और पानी के भराव से जूझ रहे हैं। अब ऐसे में नदियों और तालाबों के किनारे बसे शहरों और गांवों में हैजा एक बड़ा खतरा हो सकता है। जी हां, WHO के मुताबिक बीते कुछ सालों में हैजा, जिसे हम कॉलरा के रूप में भी जानते हैं, इसके मामले चिंता का विषय बन गए हैं और इससे संक्रमित होने वाले लोगों और मरने वालों की जो संख्या है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। हैजा से मौत के मामलों में लगभग 71% इजाफा हुआ है। ये आंकड़े इसीलिए डरा रहे हैं क्योंकि 19वीं और 20वीं सदी में इस बीमारी ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी और उन दिनों भारत में तो हैजा से गांव के गांव उजड़ जाते थे। आज हम बात करेंगे कि हैजा यानी कॉलरा किस तरह से हमारे देश में एक बार फिर से बढ़ रहा है। साथ ही जानेंगे कि इसके ताज़ा आंकड़े क्यों आखिर हमें डरा रहे हैं। हैजा के लक्षणों को कैसे हम पहचान सकते हैं, इसके इलाज और बचाव के उपाय आखिर क्या हैं, और इसी के लिए मेरे साथ एक डॉक्टर्स का पैनल भी मौजूद है। मेरे साथ डॉक्टर गौरव जैन, सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, धर्मशीला नारायण हॉस्पिटल, डॉक्टर किरण शिंदे, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, रूबी हॉल क्लिनिक पुणे, और ज्योति खनियोज, डाइटिशियन, मैक्स हॉस्पिटल। आप तीनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। तो चलिए हैजा के बारे में कुछ जानते हैं। डॉक्टर गौरव, एक महामारी के रूप में हमने इसको एक बार पढ़ा है और काफ़ी समय पहले पूरे विश्व में इसने तबाही मचाई थी, जिस तरह से कि बीमारी का दबदबा बढ़ा था। उसके बाद क्योंकि इलाज निकले, वैक्सीनेशंस वगैरह निकली इसके लिए, उसके बाद हमने कहीं ना कहीं इस बीमारी पे कंट्रोल होता हुआ देखा। लेकिन एक बार फिर से इसके मामले सर उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तब के और अब के सिनेरियो में फ़र्क भले ही ये हो कि हमारे पास एक इलाज है, एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मौजूद है, लेकिन फिर भी जो केसेस हो रहे हैं एक बार फिर से, वो किस वजह से हो रहे हैं, क्या मूल कारण हो सकता है? डॉक्टर गौरव, बताइए। हम जो हैज़ा या कॉलरा होता है, ये एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जो गंदे पानी या खाने में पाया जाता है। इसे हम विब्रियो कॉलरे के नाम से जानते हैं और इसके कुछ अलग-अलग सब टाइप्स होते हैं, O137, O1 वगैरह। तो ये जो अगर आपके पेट में खाने या पानी के रास्ते से जाता है या नाखून या हाथ की सफाई की कमज़ोरी की वजह से जाता है, तो आपके पेट के अंदर ये आंत के अंदर सूजन पैदा करता है और उस एरिया के अंदर ये आपके पानी का संक्रमण या यू कैन से कि आपके आंत में से पानी निकलने लगता है उस सूजन की वजह से, उस टॉक्सिन्स की वजह से, जिसकी वजह से आपको दस्त और बहुत सारा पानी आपकी आंत से निकलता है। और उस कंडीशन में पेशेंट बहुत जल्दी डिहाइड्रेट होता है, उसके पेट के अंदर सूजन आती है, आंतों में सूजन आती है, उसको बहुत बार पतले-पतले राइस वाटर या प्री वाटर स्टूल्स जिन्हें हम कहते हैं कि बिल्कुल प्लेन्स पानी-पानी जैसे लैट्रिन होती हैं और पेशेंट की तबीयत बिगड़ती है। साथ में बुखार होता है, कमज़ोरी होती है, खाने का मन नहीं करता। वो सारी चीज़ें जो किसी भी दस्त के साथ होती हैं, वो पेशेंट को होती हैं। ऑलराइट। प्रॉब्लम इसके साथ ये होती है कि कई बार जब पेशेंट हमारे पास दस्त लेके आता है, तो आज की डेट में पेशेंट डॉक्टर के पास आने से पहले कई बार अपने केमिस्ट से या कहीं वो लोकल अपनी दोस्त से या घर में रखी हुई कोई दवाइयाँ 3-4 दिन ट्राई करके आता है। उस कंडीशन में बहुत बार ये भी होता है कि वो पेशेंट सही दवाई पे सही समय पे शुरू नहीं हो पाता। इस कंडीशन में खासकर कॉलेरा की कंडीशन में जितना समय बीमारी को बीतता है उतना ही ये प्रॉब्लम्स आपकी धीरे-धीरे बढ़ती हैं। सो आपको अगर समय पे इलाज मिल जाए तो कॉलेरा ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक आज की डेट में नहीं होता है। बट क्योंकि पेशेंट कई बार लेट आता है या पेशेंट अपनी दवाई खुद खा के आया होता है, तो कई बार ना ही टेस्ट में क्लैरिटी आती है, ना ही इलाज में क्लैरिटी आती है। कई बार दस्त बंद करने की कुछ दवाइयाँ जो मार्केट में मिल रही होती हैं, वो खा के आ जाते हैं। कई बार प्रोबायोटिक्स या कुछ और दवाइयाँ ट्राई करके आते हैं। तो जब तक पेशेंट आपके पास आता है, तब तक ऑलरेडी सूजन आ चुकी होती है, तब तक पेशेंट ऑलरेडी डिहाइड्रेट हो चुका होता है और उस कंडीशन में वो एक चीज़ बड़ी बन जाती है। हाँ, इसके अंदर पब्लिक हाइजीन का एक बहुत बड़ा बड़ा रोल है, इसके अंदर वाटर हाइजीन का एक बहुत बड़ा रोल है, इसके अंदर फूड हाइजीन का एक बहुत बड़ा रोल है और वो सारे रोल्स इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन एक पब्लिक अवेयरनेस के बारे में जो आई थिंक आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं, इसके रोल के बारे में आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ।
जी, बिल्कुल नहीं, आप सही कह रहे हैं और बाकी बाकी डॉक्टर्स भी हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे, उनका भी टेक लेना हम चाहेंगे क्योंकि केसेस में तो लगातार बढ़ोतरी हो रही है। डॉक्टर किरण, अगर मैं आपके पास आऊँ, 2022 में देखिए 4,72,000 केसेस और मौतें भी हुई हैं 2,300 से ज़्यादा। 2023 में जो आंकड़ा आया है 5,35,000 तक के केसेस हैं और जो मृत्यु हुई है वो लगभग 4,000 से ज़्यादा हुई है। WHO ने तक इस पर जो है एक चिंता जताई है। वाटर हाइजीन और बाकी खाने पीने का हाइजीन का ख्याल आपको रखना है, वैसे भी आमतौर पे आपको रखना चाहिए। लेकिन अब जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं डॉक्टर किरण, क्या आप कुछ पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये किस तरह के स्पेसिफिक इलाकों में या किस तरह से स्पेसिफिक वजहों से हम ये केसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? बाढ़ प्रभावित इलाकों में इस तरह के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। सो क्या एक ख़ास ट्रिगर हो सकता है इस तरह की बीमारी का फैलने के पीछे? बिकॉज वाटर हाइजीन, बाकी तरह का हाइजीन, वो एक ऑनगोइंग स्टोरी है, बट कोई तो एक ट्रिगर होगा जिसकी वजह से हमने ये केसेस को इतना ज़्यादा बढ़ता हुआ देखा है। जो ग्राफ है हैज़ा का वो लगातार बढ़ रहा है, क्यों? जी, बिल्कुल ये सब सही है। एक्चुअली हमारे इंडिया में बहुत जगह पे अभी भी हाइजीन या फिर बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। जैसे कि वाटर फ़िल्टर या फिर पानी उबाल के पीना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस साल तो काफ़ी जगह पे काफ़ी सारी बारिश हुई, बाढ़ हुई, तो बहुत जगह पे पानी जो खराब पीने में आया, उससे पेट के इन्फेक्शन और डायरियल डिसीज़ जो भी हम इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन बोलते हैं, कोलाइटिस, तो काफ़ी ये सामना पड़ा करना पड़ा हमें। तो बहुत सारे इलाकों में जैसे ट्राइबल एरिया है, रूरल एरिया में काफ़ी जगह पे जहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे हमें अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत जगह पे सरकारी फैसिलिटी या अस्पताल का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो हमें उस पेशेंट का वो जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, वो मेनली बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ पे फैसिलिटी है, पब्लिक अवेयरनेस है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे ये कंपेयर कम है। तो मेन कारण जो है इन्फेक्टेड वाटर पीना, जो बाढ़ का पानी है उसमें रेती या एनिमल के वेस्ट प्रोडक्ट्स भी रह सकते हैं। दैट इन्फेक्टेड वाटर पानी या खाने से खाना बनाने के लिए कुकिंग मटेरियल के लिए अगर वो पानी इस्तेमाल किया गया या फिर वो पानी पीने में आया, अ, उस पानी का जो भी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो बॉवेल को अफेक्ट करेगा। इंटेस्टाइन में अल्सर बनेंगे, इंटेस्टाइन में जर्म्स, खराब अनहेल्दी बैक्टीरिया तैयार होंगे और पेशेंट को पेट में दर्द होना, जुलाब होना, उल्टियाँ होनी या जुलाब में से ब्लड आना, वो हो सकता है। तो जनरली ये जो कारण है हमने जो डिस्कस किए वो मेनली है। अ, डॉक्टर किरण, डॉक्टर किरण, क्योंकि आप एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और हम कहाँ कॉलरा की बात कर रहे हैं, जो सिम्टम्स आपने बताए हैं वो एक नॉर्मल फूड पॉइजनिंग के भी हो सकते हैं। कैसे हम डिस्टिंग्विश करें कि एक ये कॉलरा की बीमारी है और ये फूड पॉइजनिंग नहीं है या किसी भी तरह का कोलाइटिस नहीं है? पेट का इन्फेक्शन, वॉमिटिंग, इंडाइजेशन और गलत खाना खाने की वजह से भी हो सकता है। कोई और लक्षण कॉलरा के जो जो काफ़ी प्रमुखता से बताएं कि ये कॉलरा के लक्षण हैं? जी, बिल्कुल। ये बहुत आसान है एक्चुअली, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ में ट्रिकी हो सकता है, बट कॉमनली जो फाइंडिंग रहते हैं, वो मैं आम पब्लिक के लिए बता देता हूँ। जनरली राइस वाटर डायरिया ये कॉलरा में होता है। राइस वाटर मतलब जब हम राइस को अ, धोते हैं, वो वाटरी व्हाइटिश कलर का जो पानी होता है, उस प्रकार का यूजुअली कॉमनली डायरिया होता है, स्टूल का कलर रहता है। ये पहला कारण, ये पहला पॉइंट आप याद रखिए। दूसरा, जब इन्फेक्शन सेटल नहीं हो रहा है, आपका पेट का दर्द, लूज़ मोशंस या मोशन में कभी-कभी ब्लड भी आ सकता है, इन्फेक्टेड अल्सर वगैरह उसके साथ एसोसिएटेड हो तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जनरली डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप गलत जगह पे खाना मत खाओ, अनहाइजीनिक जहाँ जगह पे मतलब जहाँ पे साफ-सुथरा स्वच्छ खाना नहीं मिल रहा है, अनहाइजीनिक है, वो अवॉइड करना है। पानी उबाल के पीजिए या फ़िल्टर का अच्छा क्वालिटी का पानी पीजिए। हैंड वॉश कीजिए, फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी है और स्वच्छता रखिए घर में, बर्तन, चम्मच
ये सभी ठीक तरह से धोए। कल का खाना बहुत बार हमारे इंडियन सिनेरियो में दूसरे दिन गरम करके बेटर रहेगा। और मानसून सीजन में स्पेशली बाढ़ के एरिया में, इलाके में उस जगह पे आपको थोड़ा-सा ध्यान देना ही पड़ेगा और उबाल के पानी या फिर फ़िल्टर वाटर पीना ही पड़ेगा। तो मेनली अगर जुलाब कम नहीं हो रहे हैं, डायरिया जो है, राइस वाटर स्टूल्स डायरिया हो रहा है, आपको बुखार आ रहा है, लूज़ मोशन कम नहीं हो रहे हैं, या अ, जुलाब में से आपको ब्लीडिंग नज़र आ रहा है, तो बुखार आ रहा है, या आपको पेट में काफ़ी सारे क्रैम्प्स या दर्द हो रहा है, उल्टियाँ हो रही है, नहीं रुक रहा है, तो इमीडिएटली आप तुरंत आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को या फिर नज़दीकी स्पेशलिस्ट को तुरंत सूचित करके खुद को दिखा के इलाज का अगला स्टेप लेना है। और डाइट में वेरी इंपॉर्टेंट प्रोबायोटिक डाइट, मतलब दही, छाछ यूजुअली हम रिकमेंड करते हैं, या शुद्ध गाय का घी, लो फैट डाइट, जो यूजुअली प्री प्रोबायोटिक नेचुरल गुड ऑर्गेनिज्म इसमें रहते हैं। और पानी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है, पानी ज़्यादा पीना है। और मार्केट में इज़िली अवेलेबल है ओआरएस पाउडर सॉल्यूशन या ग्लूकोन डी पाउडर। वो आपको 1 पैकेट 1 लीटर पानी में मिक्स करके वो दिन भर धीरे-धीरे आप पी सकते हैं, ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। अ, हमारी बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, लॉस होता है बिकॉज़ ऑफ सिवियर इन्फेक्शन, तो वो लॉस कम हो जाए और आपको सलाइन की ज़रूरत ना पड़े। चलिए, हमारे साथ एक डाइटिशियन भी हैं और ज्योति बताएंगी कि किस तरह से अपने खान-पान का ख्याल आपको रखना चाहिए। एक तो क्योंकि देखिए हम बदलते मौसम की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर ज्योति, और मौसम के हिसाब से आपका खान-पान भी बदलना चाहिए, क्योंकि मौसम का असर आपके शरीर पर होता है, आपकी ईटिंग हैबिट्स पर होता है। और बारिश का मौसम भले ही यहाँ पर अब अपने आखिरी पड़ाव पर हो, लेकिन फिर भी इस तरह की इन्फेक्शंस और इस तरह की बीमारियों की जो शिकायतें हैं वो बढ़ती ही जा रही है। तो एक तो मौसम के आधार पे अपना खान-पान कैसे चेंज करें, और दूसरा अगर आपको हैजा हो जाए तो अपना खान-पान आप कैसे रखें, और उसके बाद भी, ताकि ये रिलैप्स ना हो। बहुत सारा आपका डाइटरी रिस्ट्रिक्शन होगा जो आपको ख्याल में, आपको ध्यान में रखना होगा। और ये मैं चाहती हूँ कि बच्चे, बूढ़े और जवान तीनों के लिहाज से आप ज़रा बताइएगा ज्योति। चेंज ऑफ सीजन आता है तो हमें अपने उस सीजन के हिसाब से खाना लेना चाहिए। स्पेशली मॉनसून सीजन में हमारे को बाहर के, जैसे डॉक्टर किरण ने भी बोला कि हाइजीन कैसी, अगर आप बाहर से ला रहे हैं तो जब भी आप फल सब्जी लाते हैं तो उसको अच्छे से धोइए। आप एक बकेट में उसमें मीठा सोडा, गुनगुने पानी में मीठा सोडा या नमक के 2-3 चम्मच डाल के पहले साफ मिट्टी से जो है वो फ्रेश पानी से धो के सब्जियों को सोडा वाटर में या नमक के पानी में थोड़ी देर के लिए, कम से कम आधा घंटा, 20 मिनट से आधा घंटा रख के फिर उसको क्लीन करके आप अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। दूसरी चीज, हल्का नरम खाना इस सीजन में जल्दी डाइजेस्ट होता है। फर्मेंटेड फूड इस सीजन में के लिए बहुत अच्छा है। वार्म फ्लूइड्स बहुत मदद करते हैं इस सीजन में, अगर हम खाएं तो। ठंडी चीजों से कई बार हमने देखा है कि पेट में दर्द लेके पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो इस सीजन में बाहर की चीजों को हमें अवॉइड करना है, स्पेशली मॉनसून में। फ्रेश जितना हो सके खाने को खाएं। और अगर आपने खाना बना के स्टोर किया है तो उसका टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर काफी कम होना चाहिए अगर आपने स्टोर किया है उसको। तो कुछ चीजें रहती हैं जैसे आलू, चावल वगैरह, इसमें जो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ होती है वो बहुत फास्ट होती है। तो ये चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इन चीजों को कम से कम जो है, मतलब थोड़ी क्वांटिटी में बनाए कि वो खत्म हो जाए, उसको बचा बचा के हम फ्रिज में ना इस्तेमाल करें। दूसरा, अगर किसी को ये हैजा की या कॉलरा की प्रॉब्लम हो जाती है तो सबसे जरूरी है पहली चीज जो फ्लूइड इनटेक है। तो फ्लूइड इनटेक बढ़ाना है ताकि आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड रहे। तो ओआरएस अगर अवेलेबल है तो वो ले लें, नहीं तो घर में सिंपल नींबू पानी जो हम बनाते हैं, थोड़ा नमक और चीनी की क्वांटिटी हम उस नींबू पानी में जो है बढ़ा लें तो वो बहुत फायदा करेगा हमारे इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करने के लिए। दूसरा, नारियल पानी है, छाछ है, जो नेचुरल चीजें हैं वो लें। फ्रेश जूसेस, बहुत लोग कहते हैं डायरिया हो रहा है तो क्या जूस पी सकते हैं। तो फ्रेश जूसेस कई बार जो कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ शुगर होता है वो डायरिया को एग्रीवेट कर सकता है। तो उस समय पे हमें फ्रेश जूसेस ना लेके नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी ये ले, या पतले सूप बना के, दाल का सूप बना ले। और दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट, अगर आप गर्म चीज कोई ले रहे हैं तो जब कॉलेरा होता है तो ना बहुत ज्यादा ठंडा ना बहुत ज्यादा गर्म, एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम जो है
हॉट चीज नहीं लेनी है, रूम टेम्परेचर का खाना उस समय पेट के लिए सबसे अच्छा है। दूसरा कर्ड राइस ले सकते हैं। प्रोबायोटिक की बात भी डॉक्टर किरण ने की थी कि प्रोबायोटिक इनटेक हमें बढ़ाना है, तो हमने छाछ की बात की। दही लें, कर्ड राइस लें, सूजी और इडली बना के उसका जो है सूजी और दही के साथ उसका इडली बन जाता है। तो इस तरह की अगर चीजें लें जो हमारे पेट के लिए लाइट हैं, इजीली डाइजेस्ट हो रही हैं। शुरू में लिक्विड का इंटेक ज्यादा रखें। दही के साथ केला जो है मैश करके अगर हम लेते हैं तो वो भी हमारे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है। बार बार डॉक्टर किरण ने कहा कि राइस वाटर डायरिया की बात की, तो उसमें अगर इस तरह का डायरिया हो रहा है तो चावल का जो पानी है, मांड है, वो ले लें रूम टेम्परेचर पे, तो वो भी पेट के लिए बहुत अच्छा है एज ए इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करने के लिए। उसमें सिर्फ हम नींबू निचोड़ सकते हैं, क्योंकि वो चावल का पानी है, नमक डाल दें, नींबू डाल दें, तो वो हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड भी रखेगा और पेट में ठंडक भी देगा जिसकी हमें जरूरत है। हल्की घिया, तोरी, इस तरह की सब्जी जो है इजीली डाइजेस्टेबल होती है। तो जब हमारा कॉलरा सेटल होने में भी आता है तो उपमा, पोहा, इडली, इस तरह की नरम चीजें, दाल चावल बना लें। कुछ पेशेंट्स हैं जो वहम करते हैं कि आलू नहीं खाएंगे, तो आलू बॉईल करके उसको हल्का सा रसा वाले बना लें ताकि वो आसानी से पच जाए। दही के साथ आलू का रायता खा सकते हैं, घिया का रायता खा सकते हैं जो पेट के लिए बहुत कूलिंग इफेक्ट देता है। दूसरा प्रोबायोटिक में शहरों में तो याकुल्ट जैसी चीज अवेलेबल है, बट अगर गांव में हम दही लस्सी का भरपूर इस्तेमाल करें और ये भी हम कोशिश करें कि फ्रेशली सेट हो, क्योंकि फ्रिज में ना रखें। सुबह अगर हमने दही जमाया है तो दोपहर में इस्तेमाल कर लिया, और दोपहर में जमाया है तो रात में इस्तेमाल कर लिया। छोटे छोटे प्रिकॉशन हैं, अगर हम उनको ध्यान में रखेंगे तो और खान पान का अगर स्पेशली अच्छे से ध्यान रखेंगे अलोंग विद मेडिकेशन, जो हम दवाई ले रहे हैं टाइम से दवाई लेंगे, तो जल्दी हम रिकवर कर सकते हैं इन चीजों से। ऑलराइट डॉक्टर गौरव, ये बताइएगा अब, क्योंकि हम एक बहुत स्ट्रिक्ट पोस्ट ऑप की बात कर रहे हैं यहाँ पर, पोस्ट ट्रीटमेंट की भी बात कर रहे हैं, तो इसमें पोस्ट केयर क्या होना चाहिए खाने के अलावा? और दूसरा, क्या ये रिलैप्स भी कर सकता है? अगर रिलैप्स करता है डॉक्टर गौरव, तो कितना डेंजरस हो सकता है? और क्योंकि हमने मृत्यु के भी आंकड़े बहुत ऊपर आते हुए देखे हैं, तो उस स्थिति तक कैसे हैजा बिगड़ सकता है और आपकी मृत्यु हो सकती है? देखिए, पहली चीज़ अगर बात करते हैं पोस्ट केयर, सो आपको एक बार इन्फेक्शन हुआ, आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप ठीक हो जाएंगे। आपका आपको दस्त लगेंगे, आपको हाइड्रेट किया जाएगा, आपको कमज़ोरी होएगी, आपको दवाइयाँ मिलेंगी एंड आप ठीक हो जाएंगे। बिगड़ते तब हैं जब आपका हैज़ा या कॉलरा के लिए आपको टाइम पे दवाई नहीं मिलती, आपको समय पे पानी नहीं मिलता, या आपको समय पे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। अगर पेशेंट समय पे इलाज ले लेता है तो पेशेंट ठीक हो जाता है। दोबारा होने के चांसेस वही हैं जो आपको पहले बताए गए। आप दोबारा इन्फेक्ट हो सकते हैं। आपका अगर पानी, आपका हाइजीन, आपका खाना अगर साफ सुथरा नहीं रहेगा, आपको दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस उतने ही रहते हैं। प्रॉब्लम्स आपके साथ जो होती हैं वो ये होती हैं कि पहली बात, अगर आपको पहले से कोई प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, या कैंसर या कोई और ऐसी ओल्ड एज की प्रॉब्लम है, या बहुत छोटे बच्चे हैं, इनके साथ ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं। न्यूट्रिशन पहले से अगर आपका कमज़ोर है, आपको बॉडी के अंदर विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट सबकी डेफिशिएंसी है, या आप वैसे अंडरवेट हैं, तो उन कंडीशंस के अंदर कॉलरा के साथ आपकी कॉम्प्लिकेशन रेट काफ़ी ज़्यादा होती है। और उन कंडीशंस के अंदर आपको कई बार पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है, पेशेंट को आईवी एंटीबायोटिक्स, आईवी न्यूट्रिएंट्स, और आपको प्रॉपर केयर देनी पड़ती है। दूसरी बात ये होती है कि क्योंकि आंत में सूजन होती है, छोटी इंटेस्टाइन आपकी इन्फ्लेम्ड होती है, लाइनिंग उसका ख़राब होती है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओरली काफ़ी ख़राब होता है। तो पेशेंट कई बार ये होता है कि रिकवरी में आता है, लेकिन उसके बाद भी अगर उसका खान-पीन ठीक नहीं रहता है, या उसको एडिक्वेट प्रॉपर वेल डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स नहीं दिए जाते हैं, तो भी पेशेंट को पेट में मरोड़, प्रॉब्लम्स, या आपके जनरल न्यूट्रिशन स्टेटस के और बिगड़ने के चांसेस भी होते हैं। ऑलराइट डॉक्टर किरण, थोड़ा सा वरिष्ठ नागरिकों के लिहाज से, सीनियर सिटीजन के लिहाज से कोई ख़ास तरह का बचाव जो आपको करना चाहिए, या किसी भी तरह का एहतियात जो बरतना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट, छोटे बच्चे और हमारे जो सीनियर सिटीजन है इंडिया में,
जीरियाट्रिक पॉपुलेशन, बूढ़े लोग, तो उनका ख्याल रखना ज़रूरी है बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि वो लोग डिपेंडेंट होते हैं केयर टेकर से, जो भी हमारे अदर फैमिली मेंबर्स है वो। जैसे डॉक्टर जैन सर ने बताया कि हाइजीन रखना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट वही है, जो खाना बनाता है उसके हाथ धुले हुए होने चाहिए। रोटी का हो, भले सब्ज़ी का हो। जो हमारे डिशेज़ है, प्लेट्स, वो भी अच्छी तरह से धुली हुई चाहिए। और बच्चों और जीरियाट्रिक पॉपुलेशन में हाइजीन, स्वच्छता और फ्रीक्वेंट उनका हैंड वॉश होना और एडिक्वेट हाइड्रेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने पानी पीना, बाहर का खाना ना खाना और फ्रेश कुक्ड फूड, अच्छा पका हुआ खाना, ताज़ा खाना देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे जैन सर ने कुछ पॉइंट्स बताए, वो पॉइंट्स बेसिक सबको लागू है। और इन केस आपको लगता है कि लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत वीकनेस है, डिहाइड्रेशन जैसे सिम्पटम्स आ गए कि भी वीकनेस है, चक्कर आ रहा है, बहुत ज़्यादा दस्त लग गए हैं, तो इस इन दैट सिचुएशन आपको जल्द से जल्द, भले वो पहला दिन हो, दूसरा दिन हो, इन इन सिचुएशन में आपको जल्द से जल्द आपको डॉक्टर्स की सलाह लेनी अत्यंत आवश्यकता है। जैसे छोटे बच्चों का और बूढ़े लोगों में कभी-कभी उनको पता नहीं चलता, तो हमें उस वक़्त ऑब्ज़र्वेशन उनको रखना या उनकी मॉनिटरिंग रखना ऐसे सिम्पटम आने के ऊपर अत्यंत आवश्यक है। चलिए चलिए, मेरे ख्याल से समय समाप्त हो चुका है और चर्चा में आप तीनों जुड़े और बहुत ही बारीकी से अपना अपना पक्ष रखा और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, इसी के थैंक साथ यू। इस खास पेशकश में मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।